नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कावड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद है राजीव राय। उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है, एक टिप्पणी की है, कावड़ यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से ज्यादा संख्या में लोग इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। बेरोजगार हैं ज्यादातर जितने भी लोग कावड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं या कावड़ लेने जा रहे हैं भोलेनाथ के भक्त, ये बेरोजगार हैं। राजीव राय ने कहा है साहब कि कावड़ियों के पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं, काम नहीं है इनके पास बहुत समय है। राजीव राय ने इस मुद्दे को सरकार की नाकामी से जोड़ा, मांग की कि सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। और ये जितने बेरोजगार हैं, कावड़ लेने जा रहे हैं ना, इनमें से ज्यादातर बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार हैं जो कावड़ लेने जाते हैं, वरना किसके पास टाइम है। ये लोग कुंभ को लेकर भी ऐसा ही बोलते थे ना, कुंभ क्या है, फालतू का है कुंभ में नहाने से क्या गरीबी दूर होती है, पेट भरता है, क्या होता है क्या नहीं। कुंभ के बाद अब कावड़ भी इन लोगों के निशाने पर है कि बेरोजगार लोग हैं, टाइम ही नहीं है, टाइम इतना वेला टाइम है इन लोगों के पास, इसलिए बेरोजगार उठकर कावड़ लेने चले जाते हैं। सुन लीजिए आप एक बार राजीव राय को, शाबाशी मिलेगी इनको, अखिलेश यादव की। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। ये देखिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का भाव होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद है राजीव राय। मैं बार बार कह रहा हूं, आज पार्टी में प्रमोशन वाला काम किया इन लोगों ने। मतलब ये राजीव राय जी वैसे ये सांसद हैं, पता नहीं पार्टी में कितना प्रमोशन चाह रहे हैं। जो अब इन्होंने कावड़ को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, क्या अखिलेश यादव से इन्हें शाबाशी मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदित्य, बड़ी खबर है। अच्छा, राजीव राय के बयान का समर्थन कर दिया साहब, मतलब प्रमोशन तय है राजीव राय का पार्टी के अंदर, क्योंकि राजीव राय ने जो कहा उसका समर्थन कर दिया है आदित्य यादव ने। मतलब वो कह रहे हैं कि नौकरी वालों के पास कावड़ लेने का टाइम नहीं है, नौकरी कावड़ यात्रा पर जाने वालों की लिस्ट बननी चाहिए, लिस्ट के अनुसार इनके रोजगार का इंतजाम करे सरकार। एक बार सुनिए इनको भी सुनिए आप। उन्होंने कावड़ यात्रियों को बेरोजगार नहीं बताया, इस बात को हमें आपको समझना होगा। कावड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग, जो याद रखिएगा, जो कावड़ के लिए जाएगा, जो ईश्वर के नाम पे काम करना है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। हमारे धर्म में कहा जाता है, व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी भी जीव जंतु को, मच्छर को या मक्खी को भी मारना नहीं चाहिए जब आप ऐसे पुण्य काम पे जा रहे हो। और आप ऐसे काम पे जाते हो तो आप लोगों के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको तोड़ने का। मैं कह रहा हूँ, जितनी ज्ञान की गंगा बह रही है ना कावड़ को लेकर, हज यात्रियों पर ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। इस तरह की टिप्पणी कोई करेगा, नहीं करनी चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए साहब। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये यही सेकुलरिज्म है। आप कुंभ को टारगेट करेंगे, कावड़ को टारगेट करेंगे, सनातन से हेट, कुंभ से लेकर कावड़ तक सब टारगेट। राजीव राय ने बयान दिया। अब शिवपाल यादव के सुपुत्र थे जिनको आप सुन रहे, छोटे मोटे नेता नहीं है ये, शिवपाल यादव के सुपुत्र आदित्य यादव कह रहे, ठीक बोला राजीव राय ने। सबसे पहले बात आज इसी की। इस्लाम के लोग जो है वो वस्तुओं में, पदार्थों में, खाने वाली चीजों में थूक थूक के उसे बेच रहे हैं, तब तो सनातनियों की आंखें खुली। धरती पे ही हमारे को भोग के जाना, बोले कहीं ऊपर लेके नहीं जाना। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। एक बाइक वाला आ रहा था, उसने हमारे जल में टक्कर मार दी, फिर ऊपर से उनने हमारे घोड़े पे हाथापाई करने लग गया। किसी भी प्रकार का ऐसा विवाद न करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति। साहब जानते हैं, कावड़ यात्रा पूरे विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्रा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जो आज बताऊंगा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। करोड़ों शिव भक्त, करोड़ों भोले महादेव की आराधना करते हुए गंगा जल लाते हैं और अपने आराध्य महादेव पर चढ़ाते हैं। हर साल करीब 7 करोड़ कावड़िए कावड़ लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ये कुछ दुखद तस्वीरें आती हैं, ये हिंसा, उत्पात, उपद्रव की तस्वीरें हैं। मैं कह रहा हूं 7 करोड़ कावड़ियों में 7 लाख नहीं, 7,000 नहीं,
700 भी, 70 भी छोड़ दीजिए, 4 5 7 2 4 ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, 2 4 5 7, पूरा इकोसिस्टम पूरी कावड़ यात्रा के पीछे पड़ जाता है, कावड़ को बदनाम करने लग जाता है, टूल किट एक्टिव हो जाती है, टूल किट कावड़ के खिलाफ, है ना। कावड़िए गुंडे हैं, कावड़िए नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, सब ये सब एक टूल किट एक्टिव हो जाती है। सनातन शत्रुओं या सनातन विरोधियों की ऐसी टूल किट एक्टिव हो जाती है जिसके जरिए पूरी कावड़ यात्रा को 2 4 5 7 इस तरह के वीडियो को बार बार रोटेट करके पूरी कावड़ यात्रा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। मैं कहता हूं ये तस्वीरें गलत है, हिंसा गलत, उत्पात गलत, उपद्रव गलत, ये पूरी तरह से गलत है। कुछ जगह पर हुई हिंसा की तस्वीरों के सारे पूरी कावड़ यात्रा को टारगेट पर ले लिया जाता है कि कावड़ यात्रा का मतलब ही क्या है, करनी क्यों है कावड़ यात्रा। लोग कहते हैं ना बेरोजगार जा रहे हैं कावड़ यात्रा पर, कावड़ यात्रा में जितने लोग जा रहे हैं वो ऐसे हैं, कैरेक्टरलेस हैं, समाज के लिए खतरा है। 2 4 जगहों पर हुई हिंसा उत्पात की घटनाओं के सारे 7 करोड़ कावड़ियों की तपस्या को सब उन्माद, उत्पात, नशे से जोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये शिव भक्ति नहीं, ये गुंडे हैं, नशेड़ी हैं, यहां तक कि कुछ लोग कावड़ यात्रा को समाज के लिए खतरा बता रहे हैं। लोग हैं तो ये सनातन शत्रु, कुछ भी कह लीजिए आप, इनको कष्ट है, कावड़ से कष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे सुनिए, कावड़ियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने तो यहां तक कह दिया कि कावड़िए ना वो बेरोजगार लोग जाते हैं कावड़ उठाने, जितने लोग कावड़ लेने जाते हैं इनमें से ज्यादातर तो बेरोजगार हैं, इनके पास आप मतलब जिसके टाइम इतना टाइम है, वेले हैं, समय समय। अपमान कावड़ियों का, इसलिए वो कावड़ लेने जा रहे हैं साहब। जिनके पास रोजगार होगा वो जाएगा कावड़ लेने। सवाल यह है कि कावड़ियों को बेरोजगार बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद में क्या इतनी हिम्मत है कि वो किसी दूसरे धर्म की इस तरह की यात्रा को लेकर ऐसी घटिया ओछा बयान दे पाए, किसी भी धर्म की यात्रा को लेकर। वैसे वही पार्टी है साहब जिनको कावड़ से कष्ट है, जिनके नेता विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे या नमाज रूम की मांग कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, नमाज अलग से नमाज रूम चाहिए। हजारों मदरसे, कब्रिस्तान, हज हाउस बनाने वालों को आज कावड़ से बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा है साहब। मठाधीशों में माफिया ढूंढने वाली पार्टी के नेताओं को, मठाधीशों में माफिया ढूंढने वाली पार्टी के नेताओं को कावड़िए बेरोजगार नजर आ रहे हैं। देखिए, कावड़ियों को अनपढ़, बेरोजगार कहने वाले नेताओं को मोहर्रम पर उत्पात मचाने वाली भीड़ के लिए भी क्या ये इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या इन्होंने किया था? वहां तो एक शख्स की हत्या भी हो गई थी ना, अभी एक की मौत हो गई थी। राजनीतिक रूप से बेरोजगार कावड़िए बेरोजगार हैं या नहीं मुझे नहीं पता, ये बताएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से बेरोजगार कई नेताओं के निशाने पर इसी तरह कुंभ में था, जब कुंभ को इसी तरह से टारगेट किया गया था। लेकिन अच्छा, ये तस्वीरें भी साहब एक बार मुझे हटाइए स्क्रीन से, देखिए तस्वीरें, देखिए आप, ये देखिए वो अब जो तस्वीरें जहां फूल की बारिश हो रही है कावड़ियों के ऊपर, कुछ लोगों के पेट में मरोड़े वाली, ये देखिए आप तस्वीर, ये पुलिस वाले हैं, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, देखिए आप। एसपी और डीएम साहब ये तस्वीरें रखिए स्क्रीन पर, दिखाइए, ये देखिए आप, हर हर महादेव। पुलिस, एसपी, डीएम, ये तस्वीरें लोगों को कावड़ से जिनको कष्ट है उनके पेट में मरोड़े डालने वाली ये तस्वीरें हम तो दिखाएंगे साहब। अच्छी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर, सेकुलरिज्म की सबसे खूबसूरत तस्वीर है ना, सभी धर्मों का सम्मान। देखिए, कावड़ यात्रा को टारगेट करने को लेकर यूपी के बरेली से अच्छा एक स्कूल टीचर का भी वीडियो वायरल हुआ। एक स्कूल टीचर जिसमें वो गीत के जरिए बच्चों को सिखा रहे हैं जो वो कावड़ लेने के लिए कि वो ना जाएं। इन टीचर का जो नाम है वो है रजनीश गंगवार, जिनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। और आप एक काम करिए, इन टीचर को भी सुनिए और राजीव राय को भी सुनिएगा, दोनों को सुनिए, तब आप समझ पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि कावड़ को बदनाम ना करो, कावड़ को बदनाम ना करो। सुनिएगा, इनकी कविता सुनिएगा, सुनाइए।
और यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा। ये टीचर साहब जो कविता पूरी मैं बता देता हूं, इन्होंने बोला कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा। ये ज्ञान के दीपक जलाने चले थे, एफआईआर हो गई। अब इनके चक्षु खुल गए होंगे। ज्ञान का दीपक जलाने चले थे, एफआईआर हो गई है। कावड़ यात्रा को बेरोजगारी से जोड़ने वाले, वैसे हमने बताया राजीव राय का तो समर्थन समाजवादी पार्टी ने अब कर दिया ऑफिशियली। आदित्य यादव ने, अखिलेश यादव कुछ बोले ना बोले, लेकिन उनकी पार्टी ने राजीव राय के बयान को सही बता दिया, कुछ गलत नहीं कहा। कावड़ यात्रा के लिए जाने वाले 7 करोड़ हिंदुओं का अपमान वो कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा साहब कि राजीव राय का ये निजी बयान, कह रहे बिल्कुल सही कहा। अब दूसरी ओर जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूं, कावड़ यात्रा के खिलाफ उकसाने वाले टीचर रजनीश गंगवार, जिनकी एक कविता है कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा। एफआईआर हो गई है। कह रहे कावड़ लेने तुम मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। ज्ञान के दीप जला रहे थे, एफआईआर हो गई है। चक्षु खुल गए, ज्ञान के चक्षु अब खुल गए होंगे। हालांकि अब सफाई दी इन्होंने, अब वो सुनिए सफाई दी। मैं कह रहा हूं सफाई दी, उसको जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा इनको अपने बयान की कविता पर कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बयान में कुछ गलती नहीं है, कावड़ ले जाकर कोई एसपीडीएम नहीं बनाए, लेकिन रजनीश गंगवार और उनके जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को समझना चाहिए कि कावड़ यात्रा एक आध्यात्मिक साधना है, कोई नौकरी मतलब कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है कि कावड़ ले आएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नौकरी लग जाएगी। ये कुतर्क है। ये कुतर्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाकर कोई अफसर बनता है क्या? कोई वैज्ञानिक बन सकता है क्या? कोई हज यात्रा करने जाता है तो क्या वो डीएमएसपी बन जाता है क्या? या तजिया को लेकर इन्होंने ऐसी कोई कविता लिखी हो तो हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और आत्मिक उन्नति होता है, नौकरी या पद पाना नहीं होता है। टीचर साहब अब तो एफआईआर हो गई वैसे आप पर 295 है। कई बड़े अफसर, अधिकारी, वैज्ञानिक भी धार्मिक यात्राओं में शामिल होते हैं और आस्था के साथ सफलता को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, एक बार आपको सुनाई देते टीचर की सफाई जो उन्होंने दी है। उनकी जो कविता है, कावड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कावड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा, कावड़ लेने तुम मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानव की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। सफाई सुनाइए साहब। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न हो। इस कविता के बाद एफआईआर हुई। सफाई में कह रहे मैंने कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल साहब इन लोगों को पूरी कावड़ यात्रा को निशाने पर लेने का मौका क्यों मिलता है? ये तस्वीरों की वजह से, क्योंकि ना कई जगह से कावड़ियों के उत्पात की तस्वीरें आई हैं जो कि गलत है, जहां वो उपद्रव करते नजर आए हैं। मतलब मैं कह रहा हूं ये सारी तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है और पूरी कावड़ यात्रा पर सवाल उठाने का इनको मौका मिला है। कहीं गाड़ियां तोड़ते नजर आए कुछ कावड़िए, तो कहीं स्कूल बस में भी तोड़फोड़ करते नजर आए थे। हालांकि बताया गया स्कूल बस खाली थी, लेकिन स्कूल बस में भी ये देखिए, ये स्कूल बस में भी तोड़फोड़ करते नजर आए, जिसकी वजह से आस्था के इस महापर्व पर ही कुछ लोगों को सवाल उठाने का मौका मिला। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, ये हिंसा, उत्पात, उपद्रव है, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूर्णतः गलत है। देखिए, हंगामे उत्पात का वीडियो जारी करने वाले लोग ना, अब मैं आपको एक ये तस्वीर ना कोई नहीं दिखाएगा आपको। ये तस्वीर तो सारे लोग आपको दिखाएंगे, हंगामा, उत्पात। ये तस्वीर देखिए आप, एक कावड़िया सड़क पर फूट फूट कर रोने लगा। ये जो नीचे लेटा हुआ है साहब, ये फूट फूट कर रो रहा है। ना इसका नाम आपको कोई बताएगा, ना इसको टक्कर मारने वाले का नाम कोई आपको बताएगा। ये तस्वीर वायरल नहीं होगी साहब,
क्योंकि यहां तो कावड़ को बदनाम करने का मौका मिलता है। ये तस्वीर कोई नहीं, इसकी कावड़ खंडित हो गई थी, फूट फूट कर रोने लगा, बुरा हाल सड़क पर। इस कावड़िए का नाम अमित है, अमित। इनके दर्द की इन तस्वीरों को आप, मैं कह रहा हूं, यकीन मानिए से महसूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये चीख चीख कर सड़क पर लेट कर वहां पर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि इसकी सैकड़ों किलोमीटर चलकर जारी महीनों की तपस्या कुछ सेकंड में खंडित हो गई है। वहां पर रो रहा है बुरी तरह से। अमित हरिद्वार से, सुनिएगा, ये जो शख्स हैं ये हरिद्वार, हम तस्वीरें दिखा सकते हैं अगर वो तस्वीरें हैं, अगर एम्बियंस है इसमें, क्योंकि अमित जो है हरिद्वार से बुलंदशहर कावड़ लेकर जा रहा था। बुलंदशहर से हरिद्वार की दूरी 218 किलोमीटर है, 218 किलोमीटर। एक बार सुनाइए, पहले तस्वीर दिखाइए, सुनिए आप महसूस कीजिएगा इनके दर्द। इनका नाम अमित है। अमित हरिद्वार से बुलंदशहर कावड़ लेकर जा रहे थे। बुलंदशहर से हरिद्वार की दूरी 218 किलोमीटर है। हरिद्वार से कावड़ लेने के बाद अमित करीब 85 किलोमीटर पैदल चलते हुए, कड़ी तपस्या और कठिन संकल्प का पालन करते हुए बिजनौर पहुंचे थे। यानी कि आधी दूरी करीब वो पूरी कर चुके थे। आधी यात्रा में उनकी कावड़ खंडित हो गई, वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनकी कठिन तपस्या मुजम्मिल नाम के एक लापरवाह बाइक सवार की वजह से भंग हो गई। मुजम्मिल, ये तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा, मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं, आपने ये तस्वीर नहीं देखी होगी, ये तस्वीर आपको कोई दिखाएगा ही नहीं। मुजम्मिल एक लापरवाह बाइक ड्राइवर की वजह से इनकी कावड़ खंडित हो गई। हालांकि पुलिस ने मुजम्मिल का चालान काटा, उसकी बाइक जब्त की, लेकिन इससे अमित की तपस्या तो साफ भंग हो चुकी थी। ये दुख वो शायद बर्दाश्त कर पाए या करे। आज हम ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहे हैं? हम ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियोस के बहाने कावड़ियों के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले ये तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, जो आपको कावड़ खंडित होने का असली मतलब समझाती है। अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो पूरी खबर है ना, देखिए, अमित जैसे कई कावड़िए हैं, ये जो तस्वीरें हैं, अमित जैसे कई कावड़िए हैं जिनकी तपस्या दूसरे की लापरवाही और कई बार शैतानी की वजह से खंडित हो गई है, खंडित हुई है। वो रोने चीखने के बाद या तो मतलब घर वापस चले गए, या फिर दोबारा कावड़ यात्रा शुरू करने की हिम्मत जुटाई दोबारा से। कुछ ऐसे भी कावड़िए हैं जो अपना आपा खो बैठे, जिन्होंने क्रोधित हुए, फिर उन्होंने गलत हिंसा उत्पात किया, उपद्रव किया, जो कि पूरी तरह से गलत है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, हिंसा हंगामा करने लगे, ये सब हुआ। लेकिन कावड़िए आपा क्यों खो रहे हैं, या कावड़िए खंडित होने पर, कावड़ खंडित होने पर इतना क्रोधित क्यों हो जाते हैं, वो हिंसा पर क्यों उतर रहे हैं? देखिए, हम कहीं से भी हिंसा उत्पात को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। शांति और संयम महादेव की आराधना का पहला नियम है। हिंसा, उत्पात, उपद्रव पूरी तरह से गलत है। लेकिन फिर भी सोच कर तो देखिए, कावड़िए इतने क्रोधित, इतने गुस्से में कावड़ खंडित होने का शिव भक्त के लिए क्या मतलब है, ये जानते हैं आप? और ये समझे बिना कावड़ियों को एक तरफा गाली देना शायद उचित नहीं होगा। हिंसा गलत, उत्पात गलत, उपद्रव गलत, लेकिन एक शिव भक्त के लिए कावड़ खंडित होने का मतलब समझते हैं आप? पहले तो ये समझे साहब, कावड़ यात्रा ना कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बहुत ध्यान से, कोई सामान्य यात्रा नहीं है ये कावड़ यात्रा। नंगे पांव चलना, धूप, बारिश, भीड़, थकान सहना, व्रत और संयम, और कुछ के द्वारा मौन का पालन करना। अच्छा, इसके कुछ नियम है, जैसे मैं आपको बताता हूं। पहला सबसे कठिन नियम है, कावड़ से एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे, एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। दूसरा नियम, कठिन नियम है कि कावड़ गलती से भी जमीन को ना छुए। तीसरा, ये जानना चाहिए आप लोगों को, तीसरा कठिन नियम है कि कावड़ यात्रा के दौरान अशुद्ध भोजन से बचा जाए, जो नेम प्लेट वगैरह चलता ना, QR कोड। चौथा, कि जल लाने और चढ़ाने तक की पूरी यात्रा पैदल हो। और पांचवा कठिन नियम, गंगा जल का पात्र किसी और चीज को ना छुए, जो कावड़ है वो किसी और चीज को ना छुए। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, कुछ लोगों को बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन कावड़ खंडित होने का एक शिव भक्त के लिए क्या मतलब है, उसको समझे बिना पूरी कावड़ यात्रा पर प्रश्न उठा देना, हिंसा, उत्पात, उपद्रव गलत। लेकिन
कावड़ खंडित होने का मतलब क्या है? कुल मिलाकर कावड़ एक बेहद कठिन तपस्या की तरह समझिए। आप कह सकते हैं कि जैसे हवन होता है ना, एक यज्ञ या ये चलता फिरता हवन है जिसमें यात्री भोले यानी कि जो लेकर जा रहा है कावड़, वो खुद यजमान है और जल जो है शिव को अर्पित होने वाली हवन सामग्री। ठीक जैसे यज्ञ में कोई विघ्न पूरे आयोजन को विफल कर सकता है, वैसे ही कावड़ यात्रा में जल का गिरना, कावड़ का खंडित होना, यात्रा का बाधित होना उस पूरी तपस्या संकल्प यात्रा को खंडित कर सकता है। मतलब माना जाता है साहब कि कावड़ खंडित हो जाए या जल अपवित्र हो जाए तो दोबारा पूरी यात्रा शुरू से करनी पड़ती है। ठीक वैसे जैसे यज्ञ में त्रुटि होने पर पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है ना। खंडित कावड़ से लाया गया जल भगवान भोलेनाथ महादेव को नहीं चढ़ाया जा सकता और ऐसा करना धार्मिक रूप से वर्जित है। खंडित होने पर दोबारा यात्रा करना, यही नहीं प्रायश्चित करना और पुनः पवित्रता बनाए रखने की कोशिश फिर से यात्रा में करना, यह सब होता है। कावड़ खंडित होना एक कावड़िए के लिए सिर्फ एक शारीरिक या बाहरी घटना नहीं है। या आपको लगता हो कि क्या हुआ, कावड़ खंडित हो गई तो इतना क्या, गलत है, हिंसा उत्पात उपद्रव गलत, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक या बाहरी घटना नहीं है, ये उसके लिए भावनात्मक, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से गहरा आघात होता है। जानते हैं कुछ कावड़ियों का मानना होता है साहब कि कावड़ खंडित होने से उनका भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का संकल्प अधूरा रह गया, वो भगवान शिव का आदेश पूरा नहीं कर पाए। ये केवल एक यात्रा रुकना नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि भक्ति की संपूर्ण भावना का टूटना होता है। कुछ को लगता है, ये देखिए ना आप अमित का हाल, कुछ को लगता है साहब उनका भोलेनाथ से मिलने का सपना अधूरा रह गया, इसलिए कावड़ यात्रा मार्ग में जाने वालों को मैं बार बार कहूंगा आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए उनकी जरा सी लापरवाही, आपकी जरा सी लापरवाही किसी कावड़िए की मेहनत, तपस्या और संपूर्ण साधना को भंग कर सकती है, महीनों के संकल्प को। सुनिए। कांवड़ अपने कंधे पर रखते हैं, उसी समय से हमें नशा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि मुख में इलायची इत्यादि भी नहीं रखना चाहिए। केवल शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए भोलेनाथ का, तब हमें कांवड़ लेकर जाना चाहिए। कहीं पर भी नीचे कांवड़ रखना नहीं चाहिए। किसी भी ऐसे होटल से हमें भोजन नहीं करना चाहिए जहां भोजन में हमें आशंका हो कि यहाँ का भोजन अपवित्र हो सकता है। देखिए, कावड़ यात्रा शुद्ध खाने की वजह से भी खंडित ना हो, यह दलील देते हुए योगी सरकार ने पिछले साल नेम प्लेट वाला फैसला लिया था। आप सुनिएगा आज की खबर, जिसके तहत कावड़ रूट मार्ग पर हर दुकान के आगे दुकान मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी हुआ कि आप असली नाम बता दीजिए। लेकिन कोर्ट की दहलीज पर यह फैसला नहीं टिक पाया। उसके बाद योगी और धामी सरकार ने जो अब फैसला अब लिया है उसे नेम प्लेट 2.0 कहा जा रहा है, नेम प्लेट 2.0। इसके तहत सुनिएगा, यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कावड़ रूट पर मौजूद सभी दुकानदारों को QR कोड लगाने का ऑर्डर दिया है। इस QR कोड में दुकान के मालिक की पूरी पहचान मौजूद रहेगी। आप जाएंगे, आप स्कैन करेंगे, पूरी डिटेल आ जाएगी कि असली ओनर कौन है, मालिक कौन है, नाम क्या है, पता लग जाएगा। लेकिन यूपी और उत्तराखंड सरकार के इन आदेशों को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से QR कोड वाले आदेश की वजह पूछी है। सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, QR कोड योगी सरकार और धामी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। 2 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि दोनों सरकारों को अगले मंगलवार तक QR कोड का आदेश के कारण सुप्रीम कोर्ट को बताने होंगे कि QR कोड की आप लोगों को जरूरत क्यों महसूस हो रही है। वैसे क्या है, QR कोड लगेगा तो आप कोई कावड़िया किसी भी रेस्टोरेंट या ढाबे पर जा रहा है कावड़ रूट पर, उसे स्कैन करेगा, उस सारी डिटेल आ जाएगी, रेस्टोरेंट का ओनर कौन है, मालिक कौन है, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूपी और उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी एडवोकेट जनरल जितेंद्र कुमार सेठी कर रहे हैं। उन्होंने दोनों राज्य सरकारों का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्तों का वक्त मांगा, 2 हफ्तों। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील शादान फरासत ने इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि कावड़ यात्रा अगले 10 से 12 दिनों में खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते का समय आप दे रहे हैं, जिस पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को अगले मंगलवार 22 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का ऑर्डर दे दिया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको पता होगा, पिछले साल भी योगी सरकार के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसमें कावड़ रूट पर
खान पान की दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था। एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, पंचायत, बड़ी खबर है ये। पंचायत वेब सीरीज के एक्टर आसिफ खान को हार्ट अटैक आया है। हालांकि अब मुझे जानकारी मिल रही है स्टेबल ना, वो अब स्टेबल है। आप जानते हैं आसिफ को हार्ट अटैक आया था, मुंबई के अस्पताल में भर्ती वो कराए गए। आसिफ, पंचायत सीरीज आपने देखी होगी, अच्छा हाँ उनकी तस्वीर आ गई। पंचायत सीरीज में इन्होंने भूमिका निभाई थी। इनका नाम आसिफ है, ये दामाद जी बने थे अगर आपको याद हो। पंचायत सीरीज में इनको हार्ट अटैक, कल रात को आसिफ को हार्ट अटैक आया। 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आसिफ को हार्ट अटैक आया। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है, फिलहाल ही स्टेबल नाउ, जो मुझे अभी अभी खबर मिली है, स्टेबल नाउ, अब वो स्थिर हैं, खतरे से बाहर हैं। एक्टर आसिफ 35 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया, कल उनको हार्ट अटैक आया और अब वो सुरक्षित हैं पंचायत सीरीज में। और वो अब पूरी तरह से सेफ है। आगे बढ़ेंगे। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का 8 फीट की दीवार फांदकर एक कब्रिस्तान में फतिया पड़ने को लेकर क्या विवाद हुआ, क्या ड्रामा हुआ, कोई इसको ड्रामा कह रहा है। उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, क्यों किया, अब बात इसकी कर लेते हैं। देखिए आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को, ये जो आपको नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला का 8 फीट की दीवार फांदकर एक कब्रिस्तान में फातिया पढ़ने के लिए जाना। वो दरअसल 8 फीट की दीवार फांदकर सुरक्षा कर्मियों से भिड़ते हुए, लड़ते हुए, देखिए उमर अब्दुल्ला हैं, वो फातिहा पढ़ने गए कब्रिस्तान में। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या ये अलगाववाद को फिर से खाद पानी देने की एक बड़ी राजनीतिक कोशिश है? अच्छा, आपको लगेगा ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, उन्होंने दीवार ही तो फांदी है, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए दीवार फांदी, इन्होंने दीवार फांदी सीएम उमर अब्दुल्ला ने। ये देखिए आप तस्वीरें, ये देखिए उमर अब्दुल्ला हैं ये सवाल इसलिए क्योंकि कल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सिक्योरिटी बैरिकेडिंग को तोड़कर, दीवार फांदकर मज़ारे शहूदा नाम के कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, इस कब्रिस्तान में 22 कश्मीरियों की कब्र है। उन 22 कश्मीरियों की जो 94 साल पहले जुलाई 1931 के दिन, 1931, 94 साल पहले 22 कश्मीरियों की कब्र जो 1931 जुलाई में जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह के कारण ये मार दिए गए थे, इनकी मौत हो गई थी। इन 22 कश्मीरियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अलगाववादी संगठन, यहां तक की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन भी शहीद का दर्जा देते हैं। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था, शहीद का दर्जा। लेकिन भारत सरकार ने आजादी से लेकर अब तक इन्हें शहीद नहीं माना है। उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने दीवान फांदने से, अच्छा ये फातिहा पढ़ा, अच्छा फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उमर अब्दुल्ला भी हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, दीवार फांदी, पुलिस वालों से भिड़े। इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। 13 जुलाई 1901, अच्छा ये वो तस्वीर जब उन्होंने दीवार फांदी। 13 जुलाई 1931 के शहीदों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़ा। सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलने के लिए मजबूर किया, नक्शबंद साहब दरगाह के गेट को बंद कर दिया गया, मुझे दीवार फांदने के लिए मजबूर किया, दीवार फांदी। कह रहे मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, मेरे साथ हाथापाई की गई। वो तस्वीरें दिखाई ना जिसमें वो दीवार फांद रहे थे, मुझे रोकने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं रुका। ये देखिए आप, ये उमर अब्दुल्ला ने ये तस्वीरें पोस्ट की। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। यकीनन इन कानून के रक्षकों को ये बताने की ज़रूरत है कि किस कानून के तहत वो हमें फातिहा पढ़ने से रोक सकते हैं। फातिहा। उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को लेकर एक के बाद एक कई सारे पोस्ट किए, ये बताने की कोशिश की कि उन्हें मज़ारे शहूदा में फातिहा पढ़ने से रोकने की तमाम कोशिशें की गई, मैं नहीं रुका, मैं गया, मैंने फातिहा पढ़ा। उन्होंने तमाम पाबंदियों के बावजूद 13 जुलाई को मारे गए 94 साल पहले 22 कश्मीरियों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को उनके शब्दों में। ये नहीं, एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अनिर्वाचित सरकार ने निर्वाचित सरकार को जेल में बंद कर दिया है, मुझे ऐसे बंद कर दिया। इस तरह उन्होंने संकेत देने की कोशिश की। उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया था ताकि वो 13 जुलाई को इन लोगों को श्रद्धांजलि, 22 कश्मीरियों को श्रद्धांजलि ना दे पाए।
इससे पहले उमर अब्दुल्ला 94 साल पहले 22 कश्मीरियों के हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग के नरसंहार से कर चुके हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इन दावों को लाइट कैमरा एक्शन से भरपूर राजनीतिक ड्रामा क्यों कहा जा रहा है, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उनके ही राज्य जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का कहना है साहब कि उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों एक साथ कब्रिस्तान के परिसर में पहुंचे थे, दोनों एक साथ। फारूक अब्दुल्ला ने मेन गेट से प्रवेश किया। फारूक अब्दुल्ला वहां पर थे, वो थोड़ी ना दीवार फांद के गए होंगे, वो कैसे पहुंच गए? फारूक अब्दुल्ला ने मेन एंट्रेंस से मेन मुख्य द्वार से प्रवेश किया, जबकि उमर अब्दुल्ला मुख्य द्वार से जाने की बजाय दीवार फांद कर उन्होंने ये सब पॉलिटिकल स्टंट, जरूरी होता पॉलिटिक्स में दिखावा दिखाना, पॉलिटिकल स्टंट, ड्रामा, कुछ भी कह लीजिए। उमर अब्दुल्ला की इस गतिविधि से वहां मौजूद लोग और पुलिसकर्मियों में भ्रम और अव्यवस्था फैल गई। उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने उमर अब्दुल्ला को दीवार फांदने से इसलिए रोका, उन्हें डर था कि उमर अब्दुल्ला को चोट लग सकती थी। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि ऐसा लगता है कि उनका यह कृत्य दीवार फांदकर अराजकता पैदा करने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। मतलब पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि उमर अब्दुल्ला को कब्रिस्तान जाने से रोका ही नहीं गया, उन्हें तो सिर्फ ये दीवार फांदने से रोका जा रहा था साहब, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें चोट लग सकती थी और पुलिस वाले मुख्यमंत्री को किसी तरह की चोट ना लगे इसलिए उन्हें रोककर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्हें सही रास्ते से जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला जानबूझकर दीवार फांदने पर अड़े थे। अब इस पूरे मामले पर जबरदस्त पॉलिटिक्स है। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ड्रामा कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, पुलिस ने रोका नहीं, कोई नजरबंदी नहीं, ड्रामा चल रहा है। सुनिए। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा, पुलिस वाले के साथ हाथापाई पे आ गए। इस प्रकार का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर दीवार फांदना, पुलिस से हाथापाई करना, मुझे समझ नहीं आया। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य है कि चीफ मिनिस्टर की हरकतें ऐसी है। हम कानून बनाने वालों में हैं, कानून को हाथ में लेने वालों में नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि दीवार फांदी उन्होंने? मतलब 94 साल पहले मारे गए 22 कश्मीरियों की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए उमर अब्दुल्ला ने दीवार फांदी, मतलब पिछले 5 साल में तो नहीं फांदी। हमने जब रिसर्च की, हमने जब पता करा तो 2019 के बाद तो 6 सालों में तो उमर ने उन 22 कथित शहीदों को कभी याद नहीं किया। क्यों इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश क्या वो नहीं कर रहे हैं? मतलब पिछले 5 साल में या 6 साल में 2019 के बाद 22 कश्मीरियों की हत्या की तुलना जलियांवाला बाग से उन्होंने कर रहे हैं, वो कभी नहीं इस तरह से गए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उमर अब्दुल्ला को 94 साल पहले मारे गए कश्मीरियों की कब्र पर फातिहा पढ़ने याद आ गया? इन सवालों का जवाब 1931 में मारे गए 22 कश्मीरियों के इतिहास में छिपा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा सच यह है कि जिन कश्मीरियों की मारे जाने की तुलना उमर अब्दुल्ला जलियांवाला बाग से कर रहे हैं ना, वो 22 कश्मीरी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। वो 22 कश्मीरी थे जिनका आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। आजादी की लड़ाई से, वो अंग्रेजी शासन का नहीं, महाराजा हिंदू राजा हरि सिंह का विरोध कर रहे थे। उनका आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था साहब। ये अंग्रेजी शासन नहीं बल्कि राजा हरि सिंह के शासन के कट्टर विरोधी थे। और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मारे गए 22 कश्मीरी, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1931 में अब्दुल कादिर नाम के एक प्रदर्शनकारी ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह का हवा दी। उसने मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया, हिंदू राजा हरि सिंह के खिलाफ उकसाया, राजा हरि सिंह के शासन को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने अब्दुल कादिर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करा दिया। उसी कादिर के समर्थन में ये 22 कश्मीरी जेल के सामने उग्र प्रदर्शन करने लगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दंगा करने लगे। कुछ लोग इनको दंगाई कहते हैं, कुछ इतिहासकार इनको दंगाई कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जेल पर धावा बोलने गए थे। मतलब डोगरा सेना ने वहां पर फिर इनको गोली मार दी। माना जाता है कि यही घटना कश्मीर में अलगाववाद का ट्रिगर पॉइंट थी। इसलिए उमर अब्दुल्ला का दीवार फांद कर वहां तक जाना, इसको सॉफ्ट सेपरेटिज्म भी कुछ लोग कह रहे हैं, सॉफ्ट अलगाववाद। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार अब्दुल कादिर को कश्मीरी मुसलमानों के अधिकार के लिए लड़ने वाला भी बताते हैं।
कहते हैं कि कश्मीरियों के अधिकारों की लड़ाई को दबाने के लिए 1931 में यह हत्याकांड हुआ। हैरान करने वाली बात यह साहब, 1948 में सुनिएगा, जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, तो इन 22 कश्मीरियों को शहीद का दर्जा दे दिया गया। 1948 से 2019 तक 71 सालों तक यह चलता रहा। 13 जुलाई 22 कश्मीरियों को, 22 कथित शहीदों को श्रद्धांजलि, सरकारी छुट्टी होती थी, सरकारी छुट्टी, फिर हट गई 370, धारा 370 हटने और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 13 जुलाई की छुट्टी खत्म कर दी गई। 2019 से 2024 तक उमर अब्दुल्ला ने इन 22 कश्मीरियों की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए दीवार कभी नहीं फांदी। तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ऐसा करना पड़ा? बीजेपी अब्दुल्ला फैमिली का राजनीतिक ड्रामा कह रही है। इसका जवाब 6 जून को ना नरेंद्र, अच्छा वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, नरेंद्र मोदी की चिनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन की इन तस्वीरों में है, जब मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर तिरंगा लहराया। ये कश्मीर से भारत को जोड़ने का प्रतीक था। मोदी की तस्वीरें तभी से कश्मीर में अलगाववादियों की आंखों में बहुत चुभती हुई नजर आ रही है और इसलिए अलगाववाद की पॉलिटिक्स करने वाले अब इस तरह से दीवार फांदकर सॉफ्ट सेपरेटिज्म को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रामा। आगे बढ़ते हैं। मजार, कॉलेज में मजार और उसके बाद हनुमान चालीसा, जयपुर की खबर। अब बात इसकी। लैंड जिहाद की आड़ में सर कल लव जिहाद होगा। डिमांड यही है कि महारानी कॉलेज में जो अवैध अतिक्रमण करके मजारें बनाई है, उन सबको अतिशीघ्र हटाया जाए। बालिकाओं का कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, और लड़कियों के कॉलेज के अंदर मजारों का क्या काम? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर ये मजार नहीं हटाई जाती है या ऐसा ऑर्डर नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहती। आज इन्होंने मजार बनाई है, कल नहीं है यहाँ पे आके और कुछ भी कर सकते हैं। और 2 साल से हमें कहीं ये सब नहीं देखने को मिला। ये कुछ महीना कॉलेज में मजार और उस पर छिड़ गई महाभारत। पूरा मामला क्या है आपको बताएं, उससे पहले आज की तस्वीरें देख लेते हैं साहब। दरअसल क्या हुआ, कॉलेज के अंदर मजार के विरोध में आज हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए, कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए, मजार को हटाने की मांग की, विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात हो गया। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध के बाद प्रदर्शनकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चले गए। अच्छा, वहां हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। मजार के विरोध में वहां हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कॉलेज के बाहर हनुमान चालीसा सुनाई। एक बार सुनाइए। दरअसल ये पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। ये हनुमान चालीसा का पाठ मजार महारानी कॉलेज है, बहुत ही प्रेस्टिजियस महिला विमेन कॉलेज है, राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। इसी कॉलेज में अब 3 मजारों के होने पर हंगामा हो गया। 3 मजार, अच्छा वो चल रही हैं, देखिए आप, बवाल हो गया, महाभारत छिड़ गई है। मामला इसी महीने की शुरुआत का है, जब कॉलेज की छात्राओं ने कैंपस के अंदर मजार होने का मुद्दा उठा दिया। तस्वीरों में देख लिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 मजारें एक साथ बनी हुई हैं कॉलेज के अंदर। 2 मजारों का निर्माण हाल ही में किया गया, लगता है, लोग कह रहे हैं। छात्राओं के मुद्दा उठाने के बाद हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। प्रशासन ने मांग की कि वो इन मजारों को वहां से हटा दे। 10 दिन पहले जयपुर के डीएम ने मामले में जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बना दी। पता लगे कि साहब मजार बना दी गई है, नहीं बना दी गई है भी या नहीं है। कॉलेज कैंपस का दौरा किया, मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की। हिंदू संगठन वहां पर पहुंच गए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ सुनिए। हमारी स्पष्ट रूप से यही थी कि एक ही मांग है, महिला कॉलेज के अंदर जो अवैध अतिक्रमण करके जो मजार बनाई उसको अतिशीघ्र हटाया। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और हमको बहुत आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय इस विषय को गंभीरता से लेकर के इसकी कार्रवाई करें। 85 या 90 के आसपास सबसे पहली मजार जो बनी वो मीरन शाह की बनी। 1952 में ये गुलाब शाह का इंतकाल हुआ, जिसकी ये तीसरी मजार है, तीसरी कब्र है। और यहाँ पे 3 मजारें बना दी है, अचानक से आ गई है, क्योंकि पहले नहीं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर हो सकती है। दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसले की तारीख तय हो गई है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट नेशनल हेराल्ड केस में 29 जुलाई को फैसला सुनाएगी।
29 जुलाई को यह फैसला आएगा। और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 29 जुलाई को इस मुद्दे पर आदेश सुनाएगा। गांधी परिवार के अलावा ईडी ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और सुनील भंडारी को भी इस केस में आरोपी बनाया है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता ने ईडी के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें यंग इंडियन का इस्तेमाल कर्ज के बदले एजेएल की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। बताया गया आरोप है कि 50 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गांधी परिवार ने, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। उन्होंने हालांकि तर्क दिया कि यह कर्ज एजेएल को कर्ज मुक्त करने के लिए दिया गया था, 90 करोड़ का लोन। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया कि एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर, जिसकी कीमत 2000, बीजेपी दावा करती है 5,000 करोड़ है, इसकी संपत्तियों को कथित धोखाधड़ी से गांधी परिवार ने हथिया लिया। इससे मिले पैसे यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए गए। दावे के मुताबिक, आरोपों के मुताबिक, गांधी परिवार इस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। इससे पहले अप्रैल में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट में कमियों को देखते हुए आरोपियों को समन जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित, और जिस दिन फैसला होगा वो तारीख भी आ गई है। ईडी ने कमियों को दूर करते हुए नई चार्जशीट दाखिल की और अब 29 तारीख को कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले सुनिए। गवर्नमेंट ने पब्लिकेशन के लिए नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ को दिया था वो उतना लैंड और वो प्रॉपर्टी, और उसका यूज इन लोगों ने रेंटल में दे दिया पासपोर्ट ऑफिस को। उससे मिलियंस एंड बिलियंस रुपया ये लोग कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड का मामला है जो कि कोर्ट ने इसकी गंभीरता को समझा है। अब तो ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन इस मामले में कॉग्निजेंस हुआ, ये सारे एविडेंस जो है सो सुब्रमण्यम स्वामी ने